Hello students, today we are going to study chapter 2 and topic respiration system. आज हम बच्चों रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 में। रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन सिस्टम, और रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन को डू यू नो अबाउट रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन योर बॉडी in which oxygen take inside the body and CO2 excrete out the body। ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर टेकन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के इनसाइड यानी कि आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन रिच एयर को एब्जॉर्ब करते हो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्राणी के द्वारा, एंड CO2 रिच एयर इज एक्सपल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। और CO2 रिच, जैसा कि मैंने ब्लड सर्कुलेशन में आपको बताया था कि ऑक्सीजन गैस, व्हेन ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड थ्रू द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन रीचेस टू द सेलुलर स्टेज एंड in the cellular stage in cells a oxidation reaction takes place, then glucose which is known as nutrient substance combustion, ग्लूकोज का क्या होता है, कंबस्टन होता है, कंबस्टन, एंड आफ्टर इट CO2 गैस एंड ATP एनर्जी इज रिलीज्ड विद H2O। तो जब ग्लूकोज का कंबस्टन होता है तो वहाँ से CO2 गैस के साथ वाटर और ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनसाइड द बॉडी। वह प्रोसेस जिसके द्वारा ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा किसी भी प्राणी के द्वारा, एंड CO2 रिच एयर इज एक्सपल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन में होता क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन न्यूट्रिएंट्स। रेस्पिरेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है। न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कौन से हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो भी आप फूड इनटेक करते हो, जो भी आप फूड इनटेक करते हो उस फूड का डाइजेशन होता है। तो इनटेक फूड जब डाइजेस्टेड हो जाता है तो उसमें से जो एसेंशियल सब्सटेंस कम आउट होता है वो कौन सा है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड स्टेट में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वहाँ से इसको ब्लड में भेज दिया जाता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का ही मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि कंबस्टन होता है। ग्लूकोज का क्या होना है, कंबस्टन होना है। तो ग्लूकोज का कंबस्टन होने के लिए, किसी भी सब्सटेंस का कंबस्टन होने के लिए हमको एसेंशियल सब्सटेंस दूसरा कौन सा होता है, ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस का आपको कंबस्टन करना है, यानी कि किसी भी चीज़ को आपको बर्न करना है, तो बर्न करने के लिए आपको कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो यहाँ पर ग्लूकोज का कंबस्टन करने के लिए, जो कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है आपकी बॉडी का, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और ये ऑक्सीजन हमको रेस्पिरेशन से ऑब्टेन होती है। तो लिविंग सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ से क्या रिलीज होती है, एनर्जी। किसके लिए, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल वर्क्स के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो इसको मैंने एक केमिकल इक्वेशन के रूप में यहाँ पर आपको डिनोट किया है। तो इसको ध्यान से देखो कि ये ग्लूकोज C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का कंबस्टन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर कंबस्टन के रिजल्ट्स में क्या ऑब्टेन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड ATP एनर्जी। ये जो ATP एनर्जी होती है
ये एनर्जी ही आपकी बॉडी के बायोलॉजिकल वर्क्स के लिए एसेंशियल होती है। एटीपी की फुल फॉर्म आपको ध्यान दिला देता हूं मैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब देखो, एक ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्रिटिकल होती है। उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करके एक सिस्टम अरेंज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। यानी कि रेस्पिरेशन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन मेनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर पार्टिसिपेट्स एंड फॉर्म ए सिस्टम दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन सिस्टम। तो ये रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर आपकी बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी आउटलाइन समझ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान देंगे बेटा। तो देखो, आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट्स में। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है इसका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है इसका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसका थर्ड है रेस्पिरेटरी मसल्स। तीसरा पार्ट कौन सा है? रेस्पिरेटरी मसल्स। अब आप जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हो, उस सिस्टम में हमको ये 3 पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन देना है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी खुद की बॉडी के अंदर जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखो, अपर का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है। तो आपके रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? थोड़ा ध्यान कीजिए। अपर में फर्स्ट नोज, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है? नोज। सेकेंडरी माउथ, थर्ड फेरिंग्स एंड फोर्थ लैरिंग्स। फोर्थ कौन सा है? लैरिंग्स। ये आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के और मेन ऑर्गन्स हैं। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नोज, माउथ, यहाँ पर फेरिंग्स होता है और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर ये लैरिंग्स होता है। आपके जो थ्रोट रीजन है उसके अंदर लैरिंग्स होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। पहला है ट्रैकिया, दूसरा है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स और थर्ड है लंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बॉडी के इनर साइड में होगा। ये हमारी बॉडी के कौन से साइड में होगा? इनर साइड में। जो आप इसका कोई भी ऑर्गन आपको बाहर से विजिबल नहीं होगा। नो वन ऑर्गन्स विजिबल आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी एंड अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम nose and mouth are visible out of the body while pharynx and larynx are not visible out of the body. रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर जो
मेन रोल प्ले करने वाली जो मसल होती है वो कौन सी होती है? डायफ्राम। ये स्केलेटन मसल होती है, स्केलेटन मसल होती है। जो डायफ्राम होता है वो एक स्केलेटन मसल होती है, और ये स्केलेटन मसल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलरली इसको कंटिन्यूअसली चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके साथ अदर सम मसल्स भी होती हैं जो डायफ्राम को हेल्प करती हैं। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब एक्सप्लेन करेंगे और इसको जब समझेंगे तो हम इसके एवरी ऑर्गन्स की क्या एक रोल होता है, एवरी ऑर्गन्स का एक क्या रोल होता है रेस्पिरेशन में, वो हम अलग अलग से इसमें एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आप फिलहाल यहाँ पर ध्यान से ये देख लीजिए कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में, नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगेन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो थर्ड पार्ट कौन सा है बच्चों? डायफ्राम। डायफ्राम जो होती हैं वो क्या होती है? मसल्स होती हैं। ये मसल्स आपको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं, और डायफ्राम के साथ साथ कुछ और मसल्स भी होती हैं जो आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो आपने रेस्पिरेशन को की डेफिनेशन को नोट करना है, रिएक्शन को नोट करना है, और इसको हमें इसका जो ले डायग्राम है, इस ले डायग्राम को ठीक से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से चेक कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट मैंने आपको यहाँ पर नोट किए हैं, इन सभी पार्ट्स को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? नोज। ध्यान से देख लो इनको, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। अब आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या देखते हैं आप? ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम is classified in 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है इसको? 3 पार्ट्स में। अब देखो फर्स्ट पार्ट अपर रेस्पिरेटरी या अपर रेस्पिरेशन सिस्टम। अब अपर रेस्पिरेशन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 4 पार्ट्स में। द मेन ऑर्गन्स ऑफ अपर सिस्टम इज एज फॉलोज। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कौन से? निम्न है। इसमें फर्स्ट ए नोज,
नोज को आप जानते हो, लिखो इसमें इट इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपकी जो नोज होती है वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है, ठीक है ना। आपकी जो नोज है ये, इसमें ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट इन आवर नोज। ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? पेयर, 1 and 2। ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ए पेयर ऑफ nostrils are present here which opens, जो कहाँ पर खुलते हैं? which opens in, कहाँ पर खुलते हैं? nasal chambers में। कहाँ पर खुलते हैं? nasal chamber, विच ओपन्स इन नेसल चैम्बर। आप देखिए आपकी जो नोज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आगे से नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं उनको, और ये नॉस्ट्रिल्स के पीछे एक लंबी गुहासी है उसको नेसल चैम्बर बोलते हैं। अब हम जो एयर एब्जॉर्ब करते हैं तो आपकी जो वो एयर है वो कहाँ से एंटर करेगी? नॉस्ट्रिल से। When we breathe, जब हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। इन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं। एयर पासेस थ्रू, तो बताओ एयर कहाँ से पास कर रही है? जब आप सांस लेते हो अंदर की तरफ तो एयर पासेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स टू नासल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स से गुजरती हुई एयर कहां पर पहुंच रही है? नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी में पहुंच जाएगी। ये जो नेसल कैविटी होती है इसमें, नेसल कैविटी में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। नेसल कैविटी पोसेसेस, नेसल कैविटी possesses a border of hairs, आपकी जो ये नेसल कैविटी है, इस नेसल कैविटी के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हेयर्स हैं ये एक बॉर्डर की तरह, जैसे बॉर्डर पर आपकी आर्मी उपस्थित होती है बहुत सारी नंबर में, उसी तरह से आपके इस नासल कैविटी में हेयर्स का एक बॉर्डर पाया जाता है। और ये हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दैट्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, germs and pollen grains। ये जो हेयर होते हैं आपकी नोज के अंदर, ये किसको ट्रैप करते हैं? जो धूल मिट्टी के कण, जर्म्स और पॉलन ग्रेन्स आपकी जो एयर के साथ जो सांस के लिए हमने
रेस्पिरेशन के लिए जो हमने एयर को एब्जॉर्ब किया है उस एयर के साथ मिलकर ये जाते हैं। एयर के साथ जब मिलकर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, देखो, नासल कैविटी पोसेस ए बॉर्डर ऑफ एयर्स दैट्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, जर्म्स एंड पॉलन ग्रेन्स इन द एयर। किसके अंदर से? हवा के अंदर से। जिस हवा को, जिस एयर को आपने रेस्पिरेशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया है, उस एयर के अंदर से डस्ट पार्टिकल, जर्म्स और पॉलन ग्रेन्स को ये जो हेयर्स होते हैं ये क्या कर देते हैं? फिल्टर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिल्टर्ड कर देते हैं। एंड फिल्टर्ड देन, और उसको क्या कर देते हैं? फिल्टर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम, आपकी नोज़ के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या काम करती हैं, और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट here which warm the air। जिस जगह पर आपके हेयर्स प्रेजेंट हैं ठीक उसी जगह पर मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, बहुत सारी खून की, ब्लड की छोटी छोटी मिनट वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो मिनट वेसल्स जो होती हैं, आपने जिस एयर को एब्जॉर्ब किया है रेस्पिरेशन के थ्रू, द एयर विच एब्जॉर्ब थ्रू रेस्पिरेशन, दिस एयर इज एल्सो वार्म बाय योर नोज because your body temperature is 37 degree centigrade while the air temperature is also upper or lower. Then it is necessary that your body temperature and the air which absorb from atmosphere has common temperature. So the blood vessels which are present in your nostrils also warm the air which absorbed by respiration by you. Okay, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो आपके नासल चैम्बर को मॉइस्ट बनाए रखता है। द स्टिकी म्यूकस sticky mucus lining the nasal chamber, which moist our nasal कैविटी। हमारी जो नेसल कैविटी है उसको क्या बनाए रखता है? मॉइस्ट बनाए रखता है। ठीक है, तो ये आपकी नोज का काम हो गया। नोज पर ध्यान दीजिए, आपकी जो ये नोज है इसको हम प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ साथ इसमें आगे देखो, यहाँ पर आपके दो नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट हैं। ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट हियर विच ओपन्स इन नेसल कैविटी। नेसल कैविटी पीछे वाली जो एक कैविटी है नेसल कैविटी होती है। आगे जो दो आपको डोर दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे? नासल पैसेज, नासल चैम्बर। आगे चलकर देखते हैं हम। व्हेन वी ब्रीथ, जब आप लोग सांस लेते हो, एयर पासेस थ्रू नोस्ट्रिल्स टू नासल कैविटी। तो आपकी जो एयर होती है वो नोस्ट्रिल से कहाँ पर पहुँचती है? नासल कैविटी में पहुँचती है। और नासल कैविटी में बहुत सारे मिनट लाइक स्ट्रक्चर में हेयर्स लगे रहते हैं जो एयर के साथ आए डस्ट पार्टिकल
पोलन ग्रेन्स एंड जर्म्स को फिल्टर कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो रेस्पिरेशन के थ्रू एब्जॉर्ब की गई एयर है उसको वार्म करते हैं। और यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो आपके नासल कैविटी को क्या करती है, मॉइस्ट बनाए रखती है। सेकेंड ऑर्गन देखेंगे, माउथ। इट इज द सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपका जो माउथ है वो सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है ना। The air which intake by mouth is not as pure as the the air which intake by mouth is not as pure as the air intake by nose। आपके मुंह के द्वारा जो ली गई एयर है वो इतनी शुद्ध नहीं होती जितनी कि आप अपनी नाक यानी कि नोज के द्वारा जो इनटेक करते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपके माउथ के अंदर ना तो एयर फिल्टर होती है, ना एयर मॉइस्ट होती है, ना ही उस एयर को वार्म किया जाता है। यानी कि ये सारी प्रोसेस आपके मुंह के अंदर नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इसको सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोला जाता है। बिकॉज nasal cavity helps to filtered the air by minute hairs from germs और डस्ट पार्टिकल्स। आपकी जो नाक होती है, नासल कैविटी होती है, उस नासल कैविटी हेल्प करती है किसमें, एयर को फिल्टर करने में। किसके द्वारा, मिनट हेयर्स, सूक्ष्म बाल, मिनट हेयर्स के द्वारा। किससे, फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स से, ठीक है। और ये इंश्योर भी करती है कि क्लीन है एंड इंश्योर दैट क्लीन एयर। क्या इंश्योर करती है कि जो आपके एयर है जो क्लीन है, इंटर्स इन दी बॉडी। आपकी नोज ही है वो ऑर्गन जो ये इंश्योर करती है कि क्लीन एयर ही आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर सके, ठीक है। तो ये माउथ के बारे में हो गया। अब थर्ड जो ऑर्गन था वो कौन सा था, फेरिंग्स।
थर्ड ऑर्गन कौन सा है आपके लिए? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो क्या होती है? ये एक मतलब फेरिंग्स यहाँ पर आपका जो थ्रोट है, यहाँ पर थ्रोट में इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोल सकते हो चिमनी लाइक। चिमनी लाइक फेरिंग्स इज ए चिमनी लाइक स्ट्रक्चर इन अवर थ्रोट। फेरिंग्स इज ए चिमनी लाइक स्ट्रक्चर इन आवर थ्रोट, यानी कि फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोल सकते हैं। जो फेरिंग्स होती है उसको हम थ्रोट भी बोल सकते हैं। ये जो फेरिंग्स होती है इट इज ए कॉमन पैसेज टू इंटर कॉमन पैसेज टू एंट्री ऑफ द फूड एंड एयर। आपकी जो एयर है और फूड है ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है एंट्री के लिए आपकी बॉडी में। इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होगा और जो एयर होगी वो एक कॉमन पैसेज, उसका नेम क्या है? फेरिंग्स। कॉमन पैसेज के थ्रू ही बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे। ये जो फेरिंग्स होती है इट कनेक्ट टू माउथ। ये आपके मुंह से जुड़ी होती है। फेरिंग्स किससे जुड़ी होती है? आपके मुंह से जुड़ी होती है विद विंड पाइप। यानी कि ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स जो होगी वो माउथ और विंड पाइप दोनों के साथ, दोनों एक साथ में, माउथ और विंड पाइप दोनों एक साथ में किसके साथ जुड़े होते हैं? फेरिंग्स के साथ। अब माउथ में तो आपका फूड होगा, फूड को आप चविंग करेंगे, चविंग करने के बाद उसका स्वेलिंग करेंगे। जब वो स्वेलो होगा, व्हेन फूड इज स्वेलो देन रीचेस इन इसोफेगस। कहाँ पहुँचेगा? इसोफेगस में, जिसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो। तो माउथ के बाद जो फूड होगा वो फूड पाइप में जाएगा और नेसल पैसेज से जो विंड आ रही है, जो एयर आ रही है, वो कहाँ पर जाएगी? विंड पाइप में जाएगी। तो विंड पाइप और फूड पाइप ये दोनों के दोनों, ये जो चिमनी लाइक स्ट्रक्चर थी, इस चिमनी लाइक स्ट्रक्चर का नेम था फेरिंग्स। इस फेरिंग्स में दोनों पाइप इसी जगह पर लगे होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर में। यहाँ पर माउथ खुल जाएगा, यहाँ पर नेसल कैविटी खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो फेरिंग्स होती है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फेरिंग्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से? देखो, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और थर्ड कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स ये थर्ड पार्ट है। फेरिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अब ये जो नेसोफेरिंग्स होती हैं,
आपकी जो नेसल कैविटी के बाद जो नेसल चेम्बर्स हैं वो नेसल चेम्बर्स ओपन होते हैं नेसोफेरिंक्स में। आपकी जो नोज है वो नेसल चेम्बर्स के थ्रू कहाँ पर ओपन होती है? नेसोफेरिंक्स में। यहाँ पे नोट कर दें, नोज opens in it through नेसल चेम्बर। आपकी जो नोज है वो नेसल चेम्बर के थ्रू कहाँ पर खुलती है? नेसोफेरिंक्स में। आपका जो माउथ है वो कहाँ पर खुलता है? ओरोफेरिंक्स। ओपन्स इन ओरोफेरिंक्स। और ये जो दोनों पार्ट हैं नेसो और ओरो, ये दोनों पार्ट कंबाइन रूप से कहाँ पर कनेक्ट होते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स में। कहाँ पर कनेक्ट होते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स में। ये जो लैरिंगोफेरिंक्स होता है ये आपका जो लैरिंक्स होता है, हमारा जो लैरिंक्स है उस लैरिंक्स का अपर पार्ट होता है, इट इज अपर पार्ट ऑफ लैरिंक्स वेयर both parts are attached। यहाँ पर दोनों पार्ट बोथ कौन कौन से? ये नेसो और ओरो, बोथ पार्ट्स आर अटैच्ड, दोनों पार्ट यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। अब देखो आपकी जो फेरिंक्स होती है, इस फेरिंक्स में, इस फेरिंक्स से ही एक सिस्टम अपडेट होता है। और वो सिस्टम क्या होता है कि आप जब भोजन कर रहे हो, व्हेन वी टेक फूड एंड ब्रीथिंग टुगेदर, जब ब्रीथिंग और टेक फूड टुगेदर यानी कि हम खाना भी खा रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं साथ साथ में, तो आपकी जो फेरिंक्स होती है वो ये सिस्टम का बैठाती है, ये सुनिश्चित करती है, ये सर्टेन करती है कि आपकी जो विंड है तो वो तो विंड पाइप में एंट्री करनी चाहिए और जो फूड है वो फूड पाइप में एंट्री करना चाहिए। ठीक है ना? तो वो उसके लिए आपकी जो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं, ये लैरिंक्स की स्ट्रक्चर होती है लगभग इस तरह से, और यहाँ से ये पाइप लगे होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये क्या होता है? आप अपना मुंह ओपन करते हो जोर से तो आपके मुंह के भीतर एक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हैंग करती हुई नजर आती है आपको, ऐसी स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम? एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब आपने फूड को चविंग किया है और उसको स्वेलो करना है, व्हेन वी वांट टू स्वेलो द फूड देन दिस द एपिग्लॉटिस क्लोज द विंड पाइप एंड फूड इंटर्ड इनटू द फूड पाइप। जब आप भोजन को चबाने के बाद उसको निगलना चाहते हो तो ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को क्लोज कर देता है और आपका फूड जो होता है वो फूड पाइप में चला जाता है। एंड व्हेन यू ब्रीथ देन एपिग्लॉटिस क्लोज द फूड पाइप एंड विंड पाइप इज ओपन, देन योर एयर्स, द एयर which we intake by the breathing is enters in the wind pipe। तो जो एयर हमने सांस के द्वारा ली है वो
कहाँ पर, विंड पाइप में इंटर कर जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का काम क्या हो गया, एपिग्लोटिस का काम क्या हो गया कि ये इस बात को सिस्टम बैठाता है, इस बात का एक सर्टेन करता है कि फूड कहाँ जाएगा और विंड कहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस is present above the laryngopharynx, which prevent the food entry into the windpipe. Enter into the, which prevent the food entered into the windpipe. ये एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, लैरिंगोफेरिंक्स के ऊपर, जो क्या करती है, किसको क्या प्रिवेंट करती है, वो फूड को विंड पाइप में एंट्री करने से रोकती है, वो फूड को विंड पाइप में एंट्री करने से रोकती है। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लो। नोट करने के साथ साथ चाहे तो बने इसका एक स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लेकर इसका एक, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो फोर्थ पार्ट है वो कौन सा है, लैरिंक्स। लैरिंक्स में देखो ध्यान से, ये जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स को हम क्या बोल सकते हैं अपना, ये जो गले वाला पार्ट होता है, आपके थ्रोट रीजन में ये जो पार्ट प्रेजेंट है, जहाँ पर आप अपने इस फिंगर को टच करोगे तो यहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस आपको फील्स होंगे। यू फील सम वाइब्रेशन व्हेन वी टच आवर फिंगर हियर। देखो एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, आपकी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया कहाँ पर होती है, आपकी चेस्ट रीजन में। एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया इज द लैरिंक्स। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर, जैसे ये ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर लैरिंक्स होता है। मैं अभी इसका डायग्राम फ्लो करूँगा, उस डायग्राम में आप लोग देखेंगे विच कंटेन ए फ्लैप लाइक टिश्यू, विच कंटेन ए फ्लैप लाइक टिश्यू, जिसके अंदर तंतु समान संरचनाएं होती हैं। तंतु यानी कि आपके जिस तरह से इस तरह का एक कार्टिलेज फाइबर होता है, ऐसा एक कार्टिलेज फाइबर, ठीक उसी तरह से एक ऐसा कार्टिलेज फाइबर, दो इस तरह के कार्टिलेज फाइबर आपके लैरिंक्स के अंदर फिटेड होते हैं। दैट कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। इनको क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं उनको। ये जो दोनों फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या बोलेंगे, वोकल कॉर्ड्स। ये ट्यूब होते हैं। लैरिंक्स इज मेड अप ऑफ 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। आपका जो लैरिंक्स होता है वो 9 टाइप की, यानी कि 9 प्रकार की कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। When we inhale air from the lungs,
जब आपके लंग्स के अंदर से एयर वापस आती है ट्रैकिया के थ्रू लैरिंग्स में। आप जब बोलते हो ना, जब बोलते हैं हम, तो उस टाइम पर जो एयर होती है वो आपके लंग्स के अंदर से आती है और लंग्स के अंदर से आकर वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया के बाद वो कहाँ पहुँचती है? लैरिंग्स में। और लैरिंग्स में ये दोनों लगे हैं वोकल कॉर्ड्स, और इन लैरिंग्स में लगे इन वोकल कॉर्ड्स के बिल्कुल जस्ट बीच में से, इस जगह पे से, इसके मिडिल में से, यहाँ से ये एयर निकलती है और ये बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। तो जैसे एयर प्रेशर से इनके बीच में से निकलती है तो ये दोनों वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? वाइब्रेट होने लग जाते हैं। और कोई भी थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तो उसके अंदर साउंड रेस होती है। इनहेल फ्रॉम द लंग्स, इट कम्स थ्रू द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ये ट्रैकिया के थ्रू कहाँ पर पहुँचती है? लैरिंग्स में। एंड रीचेस टू द वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स के अंदर पहुँचती है। व्हेन एयर फ्लोस बिटवीन देम, जब इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में से एयर फ्लो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? वाइब्रेट हो जाते हैं। ये इस तरह से वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट जब होते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाती है? साउंड बन जाती है, और वही साउंड जो आपके मुंह से बाहर निकलती है। ये लैरिंग्स का काम हो गया। अब आपने देखा कि 4 पार्ट्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या लगाओगे आप? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो अपर के हो गए। अब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं? देखो, देयर आर 3 organs of it as follows। इसके अंदर 3 अंग हैं, वो निम्नलिखित हैं। तीनों अंग में देखो, फर्स्ट कौन सा है? जैसे मैंने बोला था आपको, क्या? ट्रैकिया। ध्यान हो तो, ध्यान है? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है, द कॉमन नेम ऑफ ट्रैकिया इज विंड पाइप। इसको क्या बोलते हैं हम? विंड पाइप बोलते हैं। विच इज 5 सेमी लॉन्ग। जो कितनी लंबी होती है? 5 सेमी लंबी होती है। अब ये जो कहाँ पर उपस्थित होती है? ये आपकी जो ट्रैकिया है, ये कहाँ पर उपस्थित होती है बताओ? It is located in the chest cavity। चेस्ट कैविटी कहाँ है? ये रही। तो आपके यहाँ से और यहाँ तक ये विंड पाइप आ रही है, 5 सेंटीमीटर लंबी है ओनली। ठीक है ना? ये कैसी होती है? इट इज ए मेम्ब्रेनस ट्यूब। कैसी होती है? मेम्ब्रेन, झिल्ली नुमा, मतलब एक पतली सी झिल्ली की बनी होती है। इट इज ए मेम्ब्रेनस ट्यूब सपोर्टेड बाई C type cartilage rings।
ये जो आपकी विंड पाइप होती है ये मेम्ब्रेनस होती है, यानी कि पतली सी झिल्ली की बनी होती है, जिसको सपोर्ट करने के लिए इस झिल्ली के अंदर सी आकार के उपास्थि के बने छल्ले लगे होते हैं। सी टाइप की कार्टिलेज रिंग्स लगी होती हैं। अब ये सी टाइप की जो कार्टिलेज रिंग्स होती हैं ये इसको ओपन करते रहती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये आपका विंड पाइप है, ये मेम्ब्रेनस है। अब मेम्ब्रेनस का मतलब समझो आप जैसे आपका गुब्बारा होता है, बैलून होता है, उस बैलून में जब आप एयर एंटर करा देते हो तो वो फूल जाता है, और जब एयर बाहर निकल जाती है तो उसकी जो वॉल्स होती हैं एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। तो ठीक उसी तरह से ये मेम्ब्रेनस होती है, जब इसके अंदर एयर नहीं होगी तो ये चिपक जाएंगी, ठीक है ना। अब इसको चिपकने से रोकने के लिए इसमें इस तरह के सी टाइप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो इसको आपस में चिपकने से रोकती हैं, ठीक है ना। द कार्टिलेज रिंग्स प्रोटेक्ट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्स। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, द कार्टिलेज रिंग्स प्रोटेक्ट द ट्रेकिया बाय कोलैप्स, पिचकने से रोकती हैं। बाय नहीं, फ्रॉम लगाओ, फ्रॉम कोलैप्स, इसको पिचकने से रोक देती हैं। ये जो ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया कहाँ पर कनेक्ट होती है? ये ट्रेकिया ऊपर तो कहाँ पर कनेक्ट है? लैरिंगोफेरिंक्स में। लैरिंगोफेरिंक्स किसका पार्ट है? फेरिंक्स का। और नीचे कहाँ कनेक्ट है ट्रेकिया? ब्रोंकाई में। तो देखो कैसे लिखेंगे, इट इज कनेक्ट from pharynx to bronchi, pharynx to bronchi। क्योंकि देखो ये आपकी ट्रेकिया हो गई, ट्रेकिया नीचे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई इस तरह से, और ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट्स, ये पार्ट्स कहलाता है ब्रोंकाई, और ये क्या हो गई आपकी ट्रेकिया। और ट्रेकिया यहाँ पर कनेक्ट किसके साथ है? फेरिंग्स के साथ। तो ये इसका सिस्टम होता है ट्रेकिया का। फेरिंग्स के ऊपर तो फेरिंग्स से अटैच होती है और नीचे ब्रोंकाई से अटैच होती है, ठीक है ना। अब इस ट्रेकिया की जो आंतरिक जो इनर वॉल होती है उस पर कुछ म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और वो म्यूकस जो होता है वो जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं एयर के साथ उनसे प्रिवेंट करने का काम करती है। तो आप लोग यहाँ पर इस लाइन को भी नोट कर देंगे, द इनर वॉल ऑफ ट्रेकिया, the inner wall of trachea, the inner wall of trachea is lined by mucus, lined by mucus which prevent from foreign particles with which comes with air।
इसमें जो म्यूकस होता है वो प्रिवेंट करती है किससे, फॉरेन पार्टिकल से, जो किसके साथ आते हैं, हवा के साथ आते हैं, ठीक है ना। और हवा आपकी प्योर हो जाती है, और ये ट्रेकिया के बाद आपकी जो एयर होती है वो आप पहुंच जाएगी ब्रोंकाई में। कहाँ पर पहुंच जाएगी, ब्रोंकाई में। तो सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। द ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया होती है ये तो फर्दर डिवाइडेड होती है। ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, ब्रांचेज इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। देखो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो स्मॉल ट्यूब्स में ब्रांचेज हो गई, यानी कि बट गई, दो स्मॉल ट्यूब्स के अंदर बट गई है, कॉल्ड ब्रोंकाई। और इनको क्या कहेंगे, ब्रोंकाई, कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। वन ब्रोंकाई इंटर्स ईच लंग्स, ये जो ब्रोंकाई होती हैं, वन ब्रोंकाई इंटर्स ईच लंग, ये जो प्रत्येक ब्रोंकाई है, ये वाली ब्रोंकाई, ये वाली ब्रोंकाई, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट है, ये राइट लंग्स के अंदर चली जाएगी, ये लेफ्ट लंग्स के अंदर चली जाएगी। तो जो ब्रोंकाई है वो इंटर कर जाएगी ईच लंग्स के अंदर, यानी कि दोनों लंग्स में एंट्री कर गई अब ये। ईच ब्रोंकस डिवाइडर इनटू इन लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स। ये जो ब्रोंकाई होती है ये लंग्स के अंदर जब एंट्री कर जाती है तो ये फर्दर डिवाइडेड होती है, फिर डिवाइडेड होकर ये और छोटी छोटी मिनट ट्यूबल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को ध्यान से देखेंगे। आपकी जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया जब आपकी चेस्ट कैविटी में नीचे की तरफ आ जाती है तो दो स्मॉलर ट्यूब्स में ये ब्रांचेज हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या बोलेंगे हम, ब्रोंकाई बोलेंगे। देखो वन ब्रोंकाई इंटर्स ईच लंग्स, और ये जो ब्रोंकाई होती है ये प्रत्येक फेफड़े के अंदर इंटर कर जाती है। ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इन लंग्स, ये जो ब्रोंकस होते हैं, ये वाला ब्रोंकस होता है ये आगे लंग्स के अंदर डिवाइडेड होता है टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स। ये आगे चलकर डिवाइड होती है और बहुत बड़ी संख्या में छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती है, बहुत ज़्यादा संख्या में छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती है। और ये जो ट्यूब्स बनाती हैं उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकियोल्स। अब आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं ये दोनों मिलकर, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स दोनों मिलकर लंग्स के अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन लंग्स बाय ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है लेकिन चाहो तो कर सकते हैं इस जगह पर। ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स इन
बोथ लंग्स, दोनों फेफड़ों के अंदर। यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर नोट करो। ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इन बोथ लंग्स। दोनों फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाई हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं, ये मिलकर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल। अब ये जो ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर डिवाइडेड हो जाती हैं, आगे चलकर और डिवाइडेड हो जाती हैं, तो ये स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। तो इनके जो एंड्स हैं, द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल एंड्स इन ए ग्रेप लाइक क्लस्टर। ये जो छोटी से छोटी ब्रोंक्यूल है, इसका जो अंतिम सिरा है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टिनी एयर सैक, मतलब अंगूर जैसा या एक गोल गोल संरचना, छोटी सी बैग जैसी संरचना बनाता है, जिसको क्या बोलेंगे हम? एल्वियोलाई। इंपॉर्टेंट है ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है? आपके लंग्स के अंदर होता है, और ये स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनके एंड का, उनका जो अंतिम सिरा होता है वो ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाता है, जहाँ पर टिनी एयर सैक जैसी एक स्ट्रक्चर लगी होती है, जिसको क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। और देखो एल्वियोलाई द प्लेस वियर गैसेस आर एक्सचेंज। एल्वियोलाई वह स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड टेक्स प्लेस अक्रॉस द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। गैसों का जो एक्सचेंज होता है हवा और रक्त के बीच में, वो कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई की दीवारों में। There are 300 millions of alveoli present in each lungs। लगभग एक लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में हो गया, इसको नोट करो ढंग से। इसलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम, क्या है? तीसरा नाम इसका क्या है? लंग्स। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा इनको, और इनको नोट करो। इसमें से जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो उसे कमेंट करके बोल दिया करो, या कॉल करके बता दिया करो कि हमें ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई वैसी प्रॉब्लम, जैसी भी प्रॉब्लम हो, आप लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो इसको ढंग से नोट करो।